Hello, friends. Good morning. So, friends, welcome to the second session of our US accounting batch. So, yesterday we see the basic terminology for the US accounting and we compare with the Indian accounting terms and we understand that how the terminologies are, how the concepts are very similar, but terminologies are different. So, uh, as far as we understand yesterday, there are two type of accounting methods which we usually follow in USA, that is cash based accounting and accrual based accounting. In last lecture, I also clarify those two accounting methods, that how accrual will work, how cash will work, and how your accounting treatments will change, and how the profitability will impact when you are using cash method of accounting and when you are using accrual basis of accounting. So before starting this lecture, let's revise it really quick. Okay. So first is the accrual base of accounting. So as I told you, what is accrual base of accounting? Accrual base of accounting means whenever you record a transaction at the time of the occurrence of the transaction, मतलब कि जब आप ट्रांजेक्शन को उसी वक्त पे रिकॉर्ड करते हैं जब ट्रांजेक्शन होता है तो उसे accrual base of accounting कहा जाता है. And in other way, when you record the transaction, when actually it hits the bank, then it is called cash base of accounting. तो कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है, या तो पैसा बैंक में आता है या तो बैंक में पैसा बैंक से जाता है, तभी हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं. तो दोनों का एग्जांपल कैसे हम ले सकते हैं, जैसे कि अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग में अगर आप कोई इनवॉइस रिकॉर्ड करते हो, भले ही आपको उसका पैसा फ्यूचर में मिलने वाला है, लेकिन जैसे ही आप इनवॉइस रिकॉर्ड करोगे उसी वक्त पे आपका इनकम रिकॉर्ड हो जाएगा. ठीक है, जबकि कैश बेस में ऐसा नहीं है. कैश बेस में कैसा है कि जब भी आप इनवॉइस रिकॉर्ड करोगे, उसके बाद जब आपको एक्चुअल पेमेंट मिलेगा, तभी आपका इनकम गिना जाएगा. सिमिलर वे एक्सपेंसेस की बात करते हैं. सो अक्रूवल बेस में क्या होता है कि जब भी हम बिल रिकॉर्ड करते हैं उसी टाइम पे हमारा एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाता है, उसी पीरियड में वो एक्सपेंस माना जाता है. फॉर एग्जांपल, हम लोग किसी वेंडर का बिल रिकॉर्ड करते हैं जनवरी मंथ के अंदर और हम उसको पेमेंट करते हैं मार्च के अंदर, तो हमारा खर्चा जनवरी में ही रिकॉर्ड हो जाता है अक्रूवल बेस में. जबकि कैश बेस में क्या होता है, कैश बेस में whenever we record the whatever time we record the bill, हम जब उसको एक्चुअली में पेमेंट करेंगे, एक्चुअल में पैसा देंगे, तब जाके वो हमारा एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा. तो सेम एग्जांपल, अगर जनवरी का बिल है और हम उसको मार्च में पे कर रहे हैं, तो मार्च विल बी द पीरियड जब वो एक्सपेंस गिना जाएगा. तो ये बात हो गई अक्रूवल वर्सेस कैश अकाउंटिंग की. अब इसके हमें कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सो दैट यू कैन सी द थिंग्स. So I hope now everyone can see the screen and we can continue. Okay. So क्या what we see that यहाँ पे हमें कुछ सिनेरियोस दिए गए हैं एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन से अक्रूवल बेस पे है, कौन से कैश बेस पे है. ठीक है. सो व्हाई आई एम रिवाइजिंग ऑल ऑफ यू दिस बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, बिकॉज कि ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जब हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे दोनों अकाउंटिंग सिस्टम्स को. सो ये एग्जांपल्स मैं आपको फिर से एक बार करवा रहा हूँ. ठीक है. सो फर्स्ट एग्जांपल इज इनवॉइस सेंट ऑन डिसंबर 28 एंड पेड ऑन जनवरी 5. तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि अक्रूवल बेस पे क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ही आपने इनवॉइस क्रिएट किया उसी वक्त आपका रेवेन्यू रिकग्नाइज हो गया. इट मींस यहाँ पे आपने दिसंबर में ही इनवॉइस रिकॉर्ड किया तो आपका अक्रूवल बेस पे इनकम भी दिसंबर में ही माना जाएगा. एट द सेम टाइम यहाँ पे कैश बेस में अगर हम जाए तो यही एग्जांपल में क्या लिखा है, इनवॉइस सेंट ऑन डिसंबर 28 पेड ऑन जनवरी 5, मतलब कब पे हुआ है, जनवरी 5 में. तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमें ये बोलता है कि जब एक्चुअल में पेमेंट हुआ उस पीरियड को हम लोग कंसिडर करेंगे. तो यहाँ पे है जनवरी 5.
नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड सिनेरियो। यहाँ पे क्या है, रेंट पेड फॉर 6 months। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, हमने एडवांस में रेंट पे किया है। ठीक है, सो एडवांस में हमने रेंट पे किया है, तो अक्रूवल बेस पे क्या होगा। अक्रूवल का सिंपल मतलब है कि जिस टाइम पे आपने जिस महीने का वो खर्चा है वही खर्चा माना जाएगा। तो यहाँ पे आपको मंथली मंथली 6 एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। जबकि कैश बेस पे आपने पूरा रेंट अगर 6 महीने का एक साथ पे किया है, तो कैश बेस पे आप 100% एक्सपेंस एक साथ ले सकते हैं एज एन एक्सपेंस। और आपको कैश बेस पे फुल एक्सपेंस आपको क्लेम करने को मिलेगा। वाइल ऑन अक्रूवल बेसिस अगेन आप एक एक महीने का ही कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है सैलरीज फॉर डिसम्बर पेड इन January 3। मतलब कौन से महीने का सैलरी था, दिसंबर महीने का, और हमने कब पे किया है, January 3 को। अक्रूवल बेस के हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि अक्रूवल बेस पे हम इसको दिसंबर में रिकॉर्ड करेंगे, जबकि कैश बेस पे हम इसको जनवरी में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट सिनेरियो इज इन्वेंट्री बॉट ऑन क्रेडिट। मतलब कि हमने इन्वेंट्री परचेज किया है किसी सप्लायर के पास से, और वो किस पे लिया है, हमने क्रेडिट पे लिया है। तो क्रेडिट पे लिया है तो हमारे लिए क्या है कि यहाँ पे कोई एक्चुअल में अभी कोई कैश का लेन देन हुआ नहीं है। तो जब भी हम इन्वेंट्री को सोल्ड करेंगे, उस टाइम पे हम लोग अक्रूवल बेस पे उसकी एंट्री कर देंगे कि हमने इन्वेंट्री को सोल्ड कर दिया है, कि ट्रांजेक्शन उस टाइम पे हुआ है। ठीक है, और कैश बेस पे तो कब आएगा, जब आप वो क्रेडिट वाला जो आपने परचेज किया है वो आप एक्चुअल में जब सप्लायर को पैसा देने जाओगे, उस टाइम पे वो एक्सपेंसेस वेंट पेड। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम अपफ्रंट। ये वेरी सिमिलर है रेंट की तरह ही, आपने यहाँ पे इंश्योरेंस पूरे साल का एक साथ पे किया है। सो व्हाट हैपन ओवर हियर, द थिंग इज इन द अक्रूवल बेसिस यू कैन जस्ट क्लेम अ मंथली एक्सपेंसेस। जिस जिस मंथ का इंश्योरेंस का पीरियड आता जाएगा, जो जो मंथ आता जाएगा, उस महीने का एक्सपेंस हम क्लेम करते जाओगे। वाइल ऑन द कैश बेसिस आप क्या करोगे, 100% एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो, क्योंकि आपने 6 महीने का या एक साल का प्रीमियम एक साथ भरा हुआ है। द नेक्स्ट इज यूटिलिटी बिल डिसम्बर पेड इन January। अगेन वेरी सिमिलर टू द सिनेरियो नंबर 1। यहाँ पे क्या हुआ है, आपने यूटिलिटी दिसंबर का बिल था, फॉर एग्जांपल आपका टेलीफोन का बिल था या वाटर वाटर बिल्स था। ठीक है, वो दिसंबर का था, आपने पे किया जनवरी में, तो अक्रूवल बेस पे वो दिसंबर में गिना जाएगा। एट द सेम टाइम कैश बेसिस पे वो जनवरी में गिना जाएगा। नेक्स्ट इज लोन इंटरेस्ट अक्रूड दिसंबर। मतलब कि आपका लोन, आपने कोई लोन लिया है, इसके ऊपर आपका इंटरेस्ट अक्रू हुआ है। ठीक है, कौन से महीने का अक्रू हुआ, दिसंबर महीने का। तो अक्रूवल बेस पे वो कौन से महीने का गिना जाएगा, दिसंबर महीने का। और यहाँ पे उसने फैब क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन अधूरा है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दिया है कि लोन इंटरेस्ट अक्रूड दिसंबर, बट पूरा क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि लोन इंटरेस्ट अक्रूड दिसंबर बट पेड इन February। तो जब आप February में पे करोगे तो कैश बेस पे वो February में माना जाएगा। सो दैट इज द कंसेप्ट। ठीक है, द नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू क्या होता है, जब आप क्या करते हो, सब्सक्रिप्शन का रेवेन्यू आपको पूरा मिलता है। तो अक्रूवल बेस पे क्या होता है कि जब आपका मंथली रेवेन्यू है, जिस जिस महीने का सब्सक्रिप्शन आपने आपने दिया है, उसी का रेवेन्यू आपको मिला है। जबकि आपने कैश बेस पे अगर अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो, तो आपको जितना भी पैसा मिला वो पूरा का पूरा मिल जाए, कंसिडर हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पे हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं इस चीज को लेके, कि अक्रूवल बेस पे कैसे अकाउंटिंग होता है, कैश बेस पे कैसे होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़े से वो चीजें समझेंगे कि दोनों मेथड्स टैक्सेशन पे क्या इम्पैक्ट लेके आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है अक्रूवल बेसिस ऑफ टैक्सेशन। अक्रूवल बेसिस ऑफ टैक्सेशन में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि आप जैसे ही इनवॉइस रिकॉर्ड करोगे तो आपका इनकम मान लिया जाएगा। और जैसे ही आप एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करोगे, मतलब कि बिल्स रिकॉर्ड करोगे, जब भी वो ऑन द स्पॉट जब भी बिल आएगा या जब भी एक्सपेंस होगा, तो ऑन द स्पॉट अक्रूवल बेस पे माना जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो कई बार हाई चला जाता है, क्योंकि अगर आपने बहुत सारे इन्वॉइसेस क्रिएट किए हैं,
जिसके पेमेंट्स अभी तक भले ही कस्टमर ने नहीं किया आपको, लेकिन आपने इनवॉइस रिकॉर्ड कर दिया है, आपने रेवेन्यू बुक कर दिया है, तो वो आपके लिए रेवेन्यू मानी जाएगी। इसकी वजह से समटाइम्स टैक्सेबिलिटी अक्रूवल बेस पे बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, वाइल कैश बेस में क्या होता है कि जब इनकम एक्चुअल में आपको मिलती है, जब आपके बैंक अकाउंट में आती है, तभी वो इनकम मानी जाती है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है इनकम टैक्स व्हेन रिसीव्ड, एक्सपेंसेस डिडक्टेड व्हेन पेड। जब एक्सपेंसेस एक्चुअली बैंक से डिडक्ट होते हैं, एक्सपेंस के लिए जो अमाउंट है वो एक्चुअल में डेबिट होती है, तभी वो कैश बेस पे मानी जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है टैक्स लायबिलिटी को डिफर करने का। कैसे कि आप अपने इनवॉइस और बिल्स भले ही रेज कर लो, लेकिन अगर आपके कस्टमर आपको पेमेंट नहीं करते हैं, या फिर आप अगर पेमेंट फटाफट कर लेते हैं, तो वो दोनों सिनेरियोज में आपको इजीली यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे पास यहाँ पे आईआरएस के द्वारा दिए गए कुछ रेवेन्यू रिकग्निशन के और एक्सपेंस रिकग्निशन के यहाँ पे कुछ कुछ रूल्स दिए हुए हैं, वो हम वन बाय वन समझेंगे। सो फर्स्ट रूल क्या है, व्हेन इज रेवेन्यू टैक्स अंडर द कैश मेथड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि कैश बेस पे रेवेन्यू कब टैक्स होता है। तो रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड, नॉट व्हेन अर्न्ड। कैश क्या बोलता है, आपने पैसा भले ही कमा लिया हो, लेकिन जब तक वो पैसा बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, तब तक आपकी रेवेन्यू नहीं मानी जाएगी। सेकेंड क्या है, अक्रूवल मेथड ओवरव्यू। अक्रूवल में क्या होता है, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अर्न्ड इवन इफ कैश हैजंट बीन रिसीव्ड। अक्रूवल इससे उल्टा है। अक्रूवल क्या बोलता है कि जब भी आप रेवेन्यू अर्न करोगे, मतलब कि आपने कोई इनवॉइस रिकॉर्ड किया, या फिर कोई कस्टमर ने आपको एस्टिमेट अप्रूव करके दिया, उसने बोल दिया कि हाँ काम शुरू कर दो, आपने काम शुरू किया, तो आपका रेवेन्यू इनवॉइस के ऊपर से या एस्टिमेट के ऊपर से मान लिया जाएगा। ठीक है, तब आपको कैश बैंक में पैसा आया या ना आया वो मैटर नहीं करेगा, फिर भी आपकी रेवेन्यू मान ली जाएगी। ठीक है, थर्ड है ऑल इवेंट टेस्ट। ये क्या है, आईआरएस रूल फॉर रिकॉग्नाइजिंग इनकम अंडर अक्रूवल। इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन ऑल इवेंट्स हैव अकर्ड दैट फिक्स द राइट टू रिसीव इट। आईआरएस क्या बोलता है कि जब अक्रूवल बेस पे आप अकाउंटिंग कर रहे हो, तो आप कोई भी ऐसा प्रूफ अगर उनको मिलता है जो ये बात एस्टेब्लिश करे, मतलब कि ये बात प्रूव करे कि ये डॉक्यूमेंट से आपको इनकम मिलने वाला है फ्यूचर में, तो फ्यूचर में लेकिन मिलने वाला है, अगर ऐसा एस्टेब्लिश हो जाता है, तो वो अभी के लिए आपका रेवेन्यू मान लिया जाएगा ये पीरियड में, और आपको उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमने रेवेन्यू की काफी बात कर ली, नाउ वी विल मूव टू द एक्सपेंस साइड। अभी एक्सपेंस में क्या हो रहा है, ऑन अर्न रेवेन्यू एंड रेंट। ऑन अर्न रेवेन्यू क्या होता है, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। ऑन अर्न रेवेन्यू मतलब वो वाली रेवेन्यू जो अभी तक आपने अर्न नहीं की है। आपको पैसा किसी ने दे दिया है, लेकिन आपने उसके लिए जो सर्विस परफॉर्म करनी चाहिए, या आपके जो भी कमिटमेंट्स होने चाहिए, वो अभी तक फुलफिल नहीं हुए हैं, तो भी आपको पैसा मिला है। दैट इज व्हाई इट इज योर अर्न अर्नड रेवेन्यू, एंड अर्न अर्न रेवेन्यू इज योर लायबिलिटी। ओके, सो ये आपका एक्चुअल रेवेन्यू नहीं है, ये आपकी लायबिलिटी है। ठीक है, तो एक्सप्लेन हाउ द प्री पेमेंट्स आर ट्रीटेड अंडर अक्रूवल अकाउंटिंग। ठीक है, तो अक्रूवल अकाउंटिंग पे अगर आप प्री पेमेंट्स करते हो, तो वो उल्टा सिनेरियो है। प्री पेमेंट्स आपके असेट्स है, पेड इन एडवांस आपकी असेट है। ठीक है, सो प्रीपेमेंट क्या होते हैं, आपके असेट होते हैं। क्यों, क्योंकि अभी आपको किसी से सर्विस लेना था, वो आपने लिया नहीं है, फिर भी आपने उसको पैसा दिया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑन रेवेन्यू एंड रेंट। ठीक है, तो हमने ऊपर जो एक रेंट का सिनेरियो देखा था, वही वाला सिनेरियो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट इज टेंजिबल एंड इंटेंजिबल असेट्स। इसमें मैंने आपको एक सेफ हार्बर का रूल समझाया है। दैट इज, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन का वैल्यू $2500 से ज्यादा का हो रहा है, ठीक है, तो इन दैट केस आपको अपने क्लाइंट से पूछना है कि वेदर शुड आई नीड टू कैपिटलाइज दिस और नॉट। इट मीन्स मैं इसको असेट की तरह ट्रीट करूं या नहीं करूं। ठीक है, वो बेस्ड ऑन योर क्लाइंट्स नेचर ऑफ बिजनेस, क्वांटम, और उसके ऊपर डिपेंड करेगा।
ठीक है, अगर आपके क्लाइंट का नेचर अलग है तो आपको कभी कभार $5,000 $10,000 के ट्रांजेक्शन को भी एज ए एक्सपेंस ट्रीट करना पड़ेगा या एज ए रेवेन्यू ट्रीट करना पड़ेगा। आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपके क्लाइंट का बिजनेस स्मॉल है और वो बोलता है कि दिस इज एन असेट, तो आपको उसको बैलेंस शीट में लेके जाना है। ठीक है, अभी क्या बोला है? 12 मंथ रूल, 12 महीने का रूल, मतलब अलाउ सर्टेन प्रीपेड एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड इमीडिएटली इफ दे डोंट एक्सटेंड बियॉन्ड 12 मंथ्स। मतलब कि अगर आपने कोई प्री पेमेंट्स किए हैं, ठीक है, और अगर आप अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग यूज कर रहे हो, आपको पीरियड मंथ बाय मंथ जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो चीज 12 महीने से छोटे इंस्टॉलमेंट्स में बटी हुई है, विच मीन्स अगर वो चीजें 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए है, तो आप उसको एट अ स्ट्रेच एक्सपेंस बुक कर सकते हो। IRS विल यू अलाउ यू फॉर दैट। ठीक है, बैड डेट में भी क्या है? बैड डेट को भी आप अक्रूवल बेस पे नहीं ले सकते। मान लो कि आपका किसी से 100 के, मतलब कि $1,00,000 लेने का बनता था। ठीक है, नाउ आफ्टर 2 years यू रियलाइज कि ये पैसा नहीं आने वाला है एंड आई वांट टू शिफ्ट इट, कन्वर्ट इट टू द बैड डेट। तो उसमें आपको कोई पीरियोडिक या मंथली नहीं करना होता है, वो सीधा सीधा जितना भी है वो एक साथ ही बैड डेट में चला जाता है। तो वो अपने आप कैश बेसिस पे चला जाता है। ठीक है, फिर आएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस। इसमें क्या बोला है? ऑलवेज अक्रूवल बेसिस। आपका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, भले ही आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है वो हमेशा अक्रूवल बेसिस पे ही रहेगा। विच मीन्स आपको उसे पीरियोडिकली ही डेबिट करना पड़ेगा। अगर आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस क्लेम करना है, तो आप पीरियोडिक ही कर सकते हैं। ठीक है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट इनकम, सब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? हमने पहले भी समझा था, पैसिव। पैसिव मतलब दो टाइप की हमें इनकम होती है बिजनेस में, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब हमारा जो कोर बिजनेस है, जो हमारा मेन बिजनेस है, उसमें से हमें जो रेवेन्यू मिलती है वो हमारी एक्टिव होती है। और हमारी अदर एक्टिविटीज जैसे कि रॉयल्टी, रेंट, ओके, या फिर कोई इंटरेस्ट, वो सब इनकम जो हमें अदर इनकम होती रहती है, दैट इज अवर पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मीन्स इसके लिए हम एक्टिवली बिजनेस नहीं करते, ये हमारी साइड इनकम है। ठीक है, सो ऑलवेज रिसीव्ड इन एडवांस इज इक्वल टू इनकम ऑन रिसीट बेसिस। इसमें क्या माना जाता है कि आपका इनकम तभी माना जाता है जब वो आपको एक्चुअली बैंक में रिसीव होता है। ठीक है, तो ये कुछ IRS के एक्सेप्शंस भी है। ठीक है, बट डे टू डे लाइफ में जब आप करोगे तो क्विक बुक्स विल टेक केयर फॉर ऑल दिस। आपको ये चीजों को लेके इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इज सेक्शन 4, IRS रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, क्या बोलता है IRS कि इफ योर बिजनेस is having some goods in trade, ओके, या फिर आपका बिजनेस कोई मैन्युफैक्चरिंग का है, जिसमें आपको इन्वेंट्री को मेंटेन करना पड़ता है, इन्वेंट्री ट्रैक करना पड़ता है, इन्वेंट्री को आपको परचेज सेल करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको कंपलसरी अक्रूवल बेस पे अकाउंटिंग करना पड़ेगा, आप कैश बेस कर नहीं सकते। सेकेंड इज सी कॉर्पोरेशन। तो सी कॉर्पोरेशन हमें क्या बोल रहा है? सी कॉर्पोरेशन मतलब क्या होता है? सी कॉर्पोरेशन मतलब, अब मैंने आपको समझाया था कि इंडिया के जैसे ही USA में देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। एंटिटीज मतलब देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे होता है इंडिया में, वैसे ही सेम सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये सब होता है। लेकिन वहाँ पे डिफरेंस क्या है? उनके अंदर तीन चार फॉर्म्स और भी है। जैसे कि LLC, LLC मतलब लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ओके, जैसे पार्टनरशिप में लायबिलिटी लिमिटेड रहता है पार्टनर्स का, वैसे सेम LLC के मेंबर्स का लायबिलिटी उनके शेयर्स के हिसाब से लिमिटेड होता है, तो उनको LLC बोलते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कॉर्पोरेशंस। कॉर्पोरेशंस में दो टाइप के कॉर्पोरेशंस हैं, सी कॉर्पोरेशन, एस कॉर्पोरेशन। उसको शॉर्ट में हम लोग सी कॉर्प, एस कॉर्प बोलते हैं।
तो यहाँ पे सी कॉर्पोरेशन की बात हो रही है। सी कॉर्पोरेशन मतलब कौन से कॉर्पोरेशन, जिन जो हमारे इंडिया के हिसाब से पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसको बोलते हैं सी कॉर्पोरेशंस। और जो छोटी कंपनीज लाइक प्राइवेट लिमिटेड जैसी होती है, वो वहाँ की एस कॉर्पोरेशंस होती है, स्मॉल होती है वो कंपनी थोड़ी कंपेयर टू सी कॉर्पोरेशन। तो सी कॉर्पोरेशन अगर आप हो, मतलब कि आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आपको कंपल्सरी अक्रूवल बेस पे ही जाना है। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी अगर डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो नेक्स्ट इज, आगे हमको क्या दिया है, दोनों के बेनिफिट्स दिए हैं कि कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करने से क्या बेनिफिट है, अक्रूवल बेस पे अकाउंटिंग करने से क्या बेनिफिट है। तो अगर आप अक्रूवल बेस पे कैश बेस पे करते हो, सॉरी, अगर आप कैश बेस पे अकाउंटिंग करते हो, तो उसमें तो बहुत सिंपल है, ना अकाउंट रिसीवेबल होता है, ना पेएबल होता है, ना प्रीपेमेंट्स होता है, ना अनअर्न्ड इनकम आती है। सब कुछ क्या होता है, बहुत सिंपल होता है। आपका बैंक में पैसा आता है या बैंक में पैसा जाता है, तभी हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये आपके बुक्स में क्या लेके आता है, सिंपलिसिटी लेके आता है। बहुत सिंपल है। अगर आप डॉक्टर है यूएसए में, या कोई प्रोफेशनल है, लॉयर है, एक्टर है, या फिर आपका कोई छोटा सा गैराज है जिसमें आपको कोई ऐसे रिसीवर्स पेवर्स नहीं है, पैसा कस्टमर दे के ही जाता है, या फिर अब रेस्टोरेंट है, ठीक है, जिसका पॉइंट ऑफ सेल्स होता है, पीओएस होता है, उसमें से सीधा सेल्स रिसीट बनता है, कोई इनवॉइस बनता ही नहीं है। ऐसे केस में आप अक्रूवल बेस यूज, कैश बेस यूज कर सकते हो। कैश बेस आपकी बुक्स को सिंप्लीफाइड रखेगा। अगर आपके ऑपरेशंस छोटे हैं तो आप कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज अक्रूवल बेसिस। उसके क्या बेनिफिट है, एक्यूरेसी आती है। वाई एक्यूरेसी, क्योंकि आपका बिजनेस बड़ा है, आपके कस्टमर्स आपको तुरंत पेमेंट नहीं करते, वो आपको क्या बोलते हैं, बिजनेस टर्म्स यूज करने के बाद आपको जो टर्म देनी पड़ती है, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, वो यूटिलाइज करने के बाद आपको पैसा देते हैं। तो आपको उनको ट्रैक करना बहुत जरूरी है, किस कस्टमर से पैसा आया, कितना आया, पार्शियल पेमेंट आया, कितना हमने पेमेंट किया, कौन सा वेंडर को किया। ठीक है, ये सब हमको ट्रैक करना पड़ता है। तो उसके लिए चाहिए एक्यूरेसी। तो अक्रूवल बेस आपको एक्यूरेसी देता है। एट द सेम टाइम इन्वेंट्री, अगर आपके बिजनेस में इन्वेंट्री है, बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि नाइका है, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें कि मीशो है, मिंत्रा है, तो ये सारे बिजनेसेस बड़े बड़े हैं जिनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, उसकी इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग ही यूज करेंगे। ओके, अब कभी कभी क्या होता है कि आपका बिजनेस भले ही अक्रूवल बेस पे चलता हो, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट भले ही चलते हो, लेकिन आपके जो प्रोफेशनल्स है, सीपीए, ईए, दे कैन हेल्प यू टू मेक अ प्लानिंग ऑन अ कैश बेसिस। ओके, ये प्रैक्टिस यूएस में चलती है एंड यू कैन डू दैट। ओके, अब नेक्स्ट टाइम समझेंगे कि अगर हमारा बिजनेस, फॉर एग्जांपल हमने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया था, एट दैट टाइम द बिजनेस वाज ऑन अ कैश बेसिस, बट देन आफ्टर वी रियलाइज दैट माय ऑपरेशंस आर नाउ गेटिंग बिगर, मतलब कि मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है, और मुझे अक्रूवल बेस पे शिफ्ट करना है। तो आप आईआरएस को फॉर्म 3115 फाइल करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं बाय गिविंग सम स्पेसिफिक रीजंस। ठीक है, जेन्युइन रीजन होने चाहिए, तो आईआरएस विल अलाउ यू टू मेक द चेंजेस। ओके, उसके क्या क्या सिनेरियोस है वो हम एक बार देखते हैं। योर बिजनेस ग्रोज एंड अक्रूवल बिकम्स मोर अप्रोप्रिएट। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट रीजन लिखा हुआ है कि आपका बिजनेस बड़ा है, बड़ा हो गया है, और आपको अक्रूवल बेसिस की जरूरत है। तो सेकंड इज, यू वांट टू सिंप्लीफाई द बुक कीपिंग बाय स्विचिंग टू कैश बेसिस। उल्टा भी हो सकता है कि आपके ऑपरेशंस इतने बड़े हैं ही नहीं, देन यू इवेंचुअली रियलाइज विद इन 6 months और a year कि I'm unnecessarily paying to my accountants, I'm unnecessarily making complicated। तो उस टाइम पे भी आप आईआरएस को बोल सकते हैं कि मेरा बिजनेस का रिक्वायरमेंट है ही नहीं अक्रूवल का, और आप जेन्युइन उनको रीजन दोगे, तो दे विल अलाउ यू टू स्विच टू द कैश बेसिस। थर्ड, यू नीड टू कंप्लाई विद द आईआरएस रेगुलेशंस। मतलब कभी कभी कुछ सिनेरियोज में आगे बताऊंगा
जैसे कि एक सिनेरियो है कि अगर आपका बिजनेस है, उसके रिसीट्स, ग्रॉस रिसीट्स मतलब कि ग्रॉस सेल्स 30 मिलियन से ज्यादा हो गया है ईयरली, तो आपको कंपलसरी अक्रूवल में स्विच करना ही पड़ेगा, इवन दो यू डोंट वांट टू गो, आईआरएस विल फोर्स यू टू डू सो। ठीक है, वो कैसे होता है कि इसका उसका इसका हम किसमें कवर कर सकते हैं, यूनिट टू कंप्लाई विद द आईआरएस रेगुलेशन। मतलब जब कभी आपको आईआरएस के रेगुलेशन में आप फॉल होंगे, तो ये कंपलसरी कंप्लायंस में आएगा और इसमें आप डिनाई नहीं कर सकते, आपको आपका अकाउंटिंग मेथड चेंज करना ही पड़ेगा। द नेक्स्ट इज यू आर करेक्टिंग एन impermissible method previously used। अब मान लो कि आपका ग्रॉस रिसीट 30 मिलियन से ज्यादा हो गया था, आपको ये सब अकाउंटिंग नॉलेज नहीं था, या तो आपके प्रोफेशनल ने आपको नहीं बताया, तो आप कैश बेस पे कंटिन्यू कर रहे थे। अब सडनली आपको पता चला कि आप कंप्लायंस में नहीं हो, और आप उसमें आने के लिए अगर चेंज कर रहे हो अकाउंटिंग मेथड फॉर कंप्लायंस, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कुछ सिनेरियोस दिए गए हैं कि कब आईआरएस आपको अलाउ करेगा, कब आईआरएस आपको अलाउ नहीं करेगा, और दूसरा ये भी यहाँ पे समझाया है कि कौन कौन से सिनेरियो के लिए हम फॉर्म 3115 फाइल कर सकते हैं। तो पहला है फ्रीलांसर वांट्स टू इजियर कैश फ्लो ट्रैकिंग। अगर कोई बंदा फ्रीलांसर है, उसका और कोई ऐसे एक्सपेंस बिल्स वगैरह बनता नहीं है, इनवॉइस नहीं होता है, पहले ही पेमेंट आ जाता है फिर सर्विस देता है, तो वो सिंपली कैश मेथड को रख सकता है। सेकेंड इज रिटेल बिजनेस एक्सीड 30 मिलियन इन ग्रॉस रिसीट्स। वो मैंने आपको बताया कि अगर आपके बिजनेस का रिसीट्स 30 मिलियन से ज्यादा का हो गया, इन दैट केस आपको कंपलसरी अप्रूवल में जाना ही पड़ेगा। मैन्युफैक्चरर चेंजेस इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अगर आप इन्वेंट्री को अगर हम समझे, तो इन्वेंट्री में मेनली दो टाइप की इन्वेंट्रीज होती है, फीफो एंड लीफो। फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो आप वो मेथड को अपने बिजनेस के हिसाब से चेंज करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज अ कंस्ट्रक्शन फर्म एडॉप्ट्स अ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। आपकी पुरानी मेथड क्या थी कि जितने प्रोजेक्ट्स आप कंप्लीट करते थे, जितने परसेंटेज, उतना आपका रेवेन्यू गिना जाता था। बट अभी आप कह रहे हैं कि नहीं, मेरे तो लंबे प्रोजेक्ट्स है, 5-10 साल चलेंगे, मुझे अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जाना है, तो आईआरएस विल अलाउ यू। ठीक है, क्या करना है, फॉर्म 3115 फाइल करना है, चेंज इन अकाउंटिंग मेथड इज रिक्वायर्ड टू नोटिफाई द आईआरएस एंड रिक्वेस्ट द अप्रूवल फॉर द चेंज। ठीक है, की कंपोनेंट्स यहाँ पे दिए हैं, क्या क्या हो सकता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ करंट चेंज, लीगल बेसिस फॉर द चेंज, वो सब आपको देना पड़ेगा। ठीक है, द नेक्स्ट इज, एक आपको छोटा सा एग्जांपल दिया है। अब ये एग्जांपल इसलिए रिलेवेंट नहीं है, पहले क्या होता था कि जब क्विकबुक्स जैसा एडवांस सॉफ्टवेयर हमारे पास नहीं थे, तो अकाउंटेंट्स जब भी अक्रूवल टू कैश या कैश टू अक्रूवल होता था, तो वी हैव टू मेक वन स्टेटमेंट जो हमें चेंजेस शो करता है कि हम अक्रूवल से कैश में जाते हैं तो कौन से कंपोनेंट कंसिडर करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आप अक्रूवल से कैश में जाते हैं, तो कैश बेस में आपको अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, ठीक है, या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब आपको नहीं मिलेगा, या फिर आपको अक्रूड लायबिलिटीज देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन वही सारी चीजें अगर हो, तो कैश वाली बुक्स में ये सारी चीजें नहीं होगी, वो आपको ऐड भी करनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें पहले मैन्युअली अकाउंटेंट्स करते थे, बट नाउ विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द एडवांस फीचर्स ऑफ द क्विक बुक्स, हम लोगों के पास दो रेडियो बटन होता है, कैश एंड अक्रूवल। जब हम लोग क्विक बुक्स का सेशन स्टार्ट करेंगे, व्हेन वी गो टू द रिपोर्ट्स एंड वी सी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उस टाइम पे मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा कि हाउ वी कैन इजीली take a reports from both accrual and cash basis from the QuickBooks itself. Okay, so this is there. अब देखो, कंसेंट, यहाँ पे जो आईआरएस की कंसेंट होती है, वो दो टाइप की होती है, कुछ होती है ऑटोमेटिक, कुछ होती है नॉन ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब क्या, आप जस्ट 3115 फॉर्म फाइल करोगे, आप बोल दोगे कि मैं ये कर रहा हूँ, और यू कैन कंटिन्यू विद दैट। आपको जस्ट आईआरएस को नोटिफाई करना है, बताना है, आपको उसको पूछना नहीं है। ऐसे चेंजेस को बोलते हैं ऑटोमेटिक। और नॉन ऑटोमेटिक मतलब
इसमें आपको आईआरएस का अप्रूवल लगेगा, आप अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। आपको पहले उनको बताना है कि हम ये चेंज करना चाहते हैं, वो अप्रूव करेंगे तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉन ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में क्या आता है, अप्लाइज टू कॉमन चेंजेस। ठीक है, कैश टू अक्रूवल फॉर स्मॉल बिजनेस, बराबर, नो यूजर फी, इसमें आपको कोई फीस भी पे नहीं करनी आईआरएस को। मस्ट फॉलो आईआरएस रेवेन्यू प्रोसीजर, मतलब इसके जो भी रूल्स रेगुलेशंस दिए हैं वो जस्ट आपको फॉलो करने हैं। सेकंड है आपका नॉन अप्रूवल, नॉन ऑटोमेटिक कंसेंट। इट मींस रिक्वायर्ड लेस कॉमन और कॉम्प्लेक्स चेंजेस, involves IRS review and user fees, use the changes not listed इन द कंसेंट प्रोसीजर। ठीक है, यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल भी दिए हैं। ठीक है, क्या क्या दिया है, करंट मेथड अक्रूवल है, रीजन है वांट्स टू सिंप्लीफाई टैक्स फाइलिंग, एक्शन फाइल फॉर्म IRS 3115 अंडर ऑटोमेटिक कंसेंट। यहाँ पे क्या है, आपको जस्ट अपना अकाउंटिंग मेथड चेंज करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जस्ट 3115 फाइल करो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग चेंजिंग इन्वेंटरी मेथड, ये अलाउड है, इन्वेंटरी मेथड चेंज करना अलाउड है, बट इसके लिए आईआरएस का अप्रूवल लगेगा। ठीक है, आप उससे मांग सकते हो, आईआरएस अप्रूव करेगा तो आपको मिलेगा। ठीक है, फिर हमने आज और क्या सीखा था, हमने यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन्स देखे थे, जिसमें हमने जस्ट ये देखा था कि किसमें कैपिटल में चेंज आता है, कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स में असेट में चेंज आता है, इक्विटी में चेंज आता है। सो वी ऑल दिस डिस्कस। ठीक है, यहाँ पे हम एक क्विक रिकैप लेते हैं उस चीज का। ठीक है, जैसे कि कुछ ट्रांजेक्शन्स जो मेरे को पूछे गए थे ड्यूरिंग द लेक्चर, दैट इज अबाउट दिस वन, कि ये क्रेडिट सेल क्या होता है, सेल गुड्स ऑन अकाउंट फॉर 25,000 एंड सीओजीएस इज सेल गुड्स ऑन अकाउंट फॉर 25,000 एंड सीओजीएस इज 50,000। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप क्रेडिट सेल करते हो, ये दो डिफरेंट ट्रांजेक्शन है, पहला ट्रांजेक्शन यहाँ तक ही है। ठीक है, पहला ट्रांजेक्शन आपका यहाँ तक ही है, सेल ऑफ गुड्स फॉर 20,000 कैश, वो आपका पहला है, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है सीओजीएस आपका 15,000, ये दूसरा है। तो पहले का इम्पैक्ट क्या आएगा, जब आप गुड्स सेल करते हो ऑन अकाउंट फॉर 25,000, तो यहाँ पे आपका कैश क्या होता है, अगर आपने कैश पे सेल किया है तो सेल ऊपर जाएगा। ठीक है, अकाउंट अगर क्रेडिट सेल है तो अकाउंट रिसीवेबल ऊपर जाएगा, और अगर कैश है तो कैश ऊपर जाएगा। ठीक है, आपका सीओजीएस 15,000 है, मतलब सीओजीएस जो है वो आपका एक्सपेंस है वो बढ़ेगा, और सीओजीएस हमेशा किस में से निकलता है, इन्वेंट्री में, तो इन्वेंट्री उतना आपका कम होगा। तो क्या क्या बढ़ा, आपका अकाउंट रिसीवेबल बढ़ा, असेट ऊपर गया। ठीक है, एट द सेम टाइम इन्वेंट्री कम हुआ। तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। ओके, तो ये सारे सिनेरियोस हमें पढ़ने हैं, इसकी जनरल एंट्रीज हमें पढ़नी है। एंड इन द टुमारो लेक्चर अगर इनमें से कोई डाउट है आपको तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। हमें एक ये इक्विपमेंट परचेज वाला भी डाउट आया था कि बाय इक्विपमेंट फॉर 24,000, पे 4,000 कैश एंड साइन 20,000 नोट्स पेएबल। मतलब कि आपने लोन पे एक इक्विपमेंट लिया है, इक्विपमेंट आपका असेट है, तो जब आप इक्विपमेंट बाई करते हो तो आपका असेट बढ़ता है। पे 4,000 कैश, मतलब आपने कैश पे किया है, 4,000 डाउन पेमेंट समझ लो, तो इससे आपका कैश और बैंक अकाउंट, मतलब दूसरी साइड एक असेट ऊपर जाएगा, दूसरा असेट नीचे आएगा, एंड एट द सेम टाइम आपका लोन लायबिलिटी भी बढ़ेगा। तो हमने यहाँ तक पढ़ा हुआ है, कल हम क्विक बुक्स में थोड़ा बहुत देखेंगे। ठीक है, हम कल जनरल एंट्रीज भी डिस्कस करेंगे अगर किसी को डाउट है इसके अंदर। ठीक है, एंड देन आफ्टर वी विल मूव टू द क्विक बुक्स एंड इट्स फीचर्स, उसके बाद हम आगे का थ्योरी कंटिन्यू करेंगे। तो दिस इज द रिकैप एंड ऑल अबाउट द टुडे सेशन। अगर इसमें से किसी को कोई क्वेश्चन या डाउट रहता है, सो यू कैन आस्क मी इन द टुमारो सेशन। Okay, I will clarify all the things once again. Okay, wish you best of luck and we will meet tomorrow. Thank you.